से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बाइक सवार दो युवकों की अज्ञात अपराधियों ने घात लगाकर गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया गांव की है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के धर्मराय गांव के सिट्टू सिंह और गुंजन सिंह के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही बांका एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन करते हुए छापेमारी में जुट गए। बताया जा रहा है कि बलिया गांव जंगली क्षेत्र की ओर से सुदूर गांव है, जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने की सूचना है, जिसके बाद पुलिस टीम एक्शन में दिख रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। घटना की वजह क्या थी, किसने इसे अंजाम दिया है, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस को जांच में मौके से 3 खोखे बरामद हुए हैं। नाम के धर्मराय नाम का एक गांव है जो कि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है, और वहाँ के ही ये दोनों जो मृतक हैं वो बताए जा रहे हैं। और इनका नाम, एक का नाम गुंजन है और एक का नाम सिट्टू है। ये अभी प्रारंभिक हम लोगों को पता चला है, क्योंकि हम लोगों ने व्हीकल के नंबर की जो है रजिस्ट्रेशन की जाँच की, और इसके आगे की जो भी जानकारी है हम लोग को जैसे मिलेंगे हम लोग वैसे। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, जहां एक शख्स को गोली मारने आए अपराधी की छत से गिरने से मौत हो गई है। घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां राजू नाम के शख्स की गोली मारने एक अपराधी आया था। गोली मारकर भागने के दौरान अपराधी छत से गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि गोली लगने से राजू घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक अपराधी का नाम प्रियेश रंजन है, जो मोतिहारी का रहने वाला है। अपराधी का राजू से पुराना विवाद था, जिसमें वो गोली मारकर भाग रहा था। इसी दौरान छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। अभी अनुसंधान हो रहा है और जांच हम लोग कर रहे हैं। फैसल टीम आई हुई है और इसकी जानकारी गहराई से ली जाएगी कि घटना घटित होने का मूल कारण क्या है। अभी जो प्रथम दृष्टया लगता है कि कुछ आपसी बात थी, जिसमें कि ये घटना घटित हुई है, और एक व्यक्ति को गोली भी लगी है जिनका नाम राजू कुमार है, और मृतक का नाम प्रियेश रंजन है, जो छत से नीचे गिरने के वजह से जैसा लग रहा है मृत्यु हुई है। मुजफ्फरपुर में सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक के पास रविवार की सुबह प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर बनाए गए स्पेशल टीम ने 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि विभिन्न सूचनाओं और तकनीकी माध्यमों से घटना में शामिल 2 अभियुक्तों अविनाश कुमार और सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पुराने विवाद और जमीन के मामले में विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। इस घटना में मृतक के बेटे की ओर से 7 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। इस संबंध में सिवाई पट्टी थाना कांड संख्या 133-26 दर्ज किया गया था, जिसमें मृतक के पुत्र वादी हैं। कांड की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अनुश्रवण में एवं मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उक्त टीम में थाना अध्यक्ष सिवाई पट्टी को भी शामिल किया गया है। गठित टीम के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी बिंदुओं पर लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर इस कांड में 2 नामजद अभियुक्त अविनाश कुमार एवं सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गया जी से बड़ी खबर है, पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी आया है। 2 करोड़ 91 लाख की ऑनलाइन ठगी का ये पूरा आरोप। 22 साइबर शिकायत, 11 मोबाइल नंबर से ठगी होती थी। डोभी के आमरुत गांव से गौतम गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीआरपी पोर्टल पर मिली थी इसकी शिकायत। निवेश से जुड़े स्कैम पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गया जी से यह बड़ी खबर, पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी आया। 2 करोड़ 91 लाख की ऑनलाइन ठगी का आरोप है। 22 साइबर शिकायत, 11 मोबाइल नंबर से ठगी करता था। डोभी के
आमरुत गांव से गौतम गिरफ्तार किया गया है। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत मिल रही थी। निवेश से जुड़े स्कैम पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और अरवल से बड़ी खबर है। देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। महीनों से चल रहा देह व्यापार का धंधा। जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई। 25 से ज्यादा लड़कियां और नाबालिग बरामद किए गए हैं। भारी पुलिस बल के साथ इलाके में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। एक पुरुष और कई युवतियां इसमें शामिल हैं। खबर नवादा से, जहां गया हावड़ा एक्सप्रेस में सीट पर बैठने को लेकर हुई मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि स्थानीय युवकों ने ट्रेन के भीतर एक दरोगा दंपत्ति और उसके 4 साल के मासूम बेटे के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित पति पत्नी झारखंड के पाकुड़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और गया से अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। बिना टिकट यात्रा कर रहे युवकों ने ट्रेन का वैक्यूम काटकर उसे रोक दिया और बोगी में घुसकर दरोगा दंपत्ति और उनके बच्चे को बेरहमी से पीटा। इसके बाद पीड़ित पति पत्नी काशीचक स्टेशन पर ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए और इंसाफ की मांग करने लगे। इस हंगामे के कारण गया हावड़ा एक्सप्रेस करीब 1 घंटे तक काशीचक स्टेशन पर खड़ी रही। काफी समझाने बुझाने के बाद महिला दरोगा मानी, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। आ रही थी नवादा में एक अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा, वो मेरे सीट पे आया, मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती उठा रहा था। वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। ठीक है, उसके बाद वो बैठा सीट पे। मेरे हस्बैंड बोले हम सीट पे नहीं बैठने देंगे, ये मेरा सीट है। उसके बाद वो 8-10 लड़कों को फोन किया, जिसके बाद हमने टीटी को कंप्लेन किया कि 1930 पे भी कंप्लेन किया हमने कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। टीटी को बुला करके उनको बताया कि ये लड़का हमारे सीट पे ये हमसे बकझक किया, गाली गलौज किया और ये गुंडा बुला रहा है मरवाने के लिए। ये काशीचक उतरेगा, हम लोग को कुछ होगा, हम लोग को आरपीएफ दीजिए। लेकिन टीटी उसके साथ गए, क्या मुस्कुराते हुए बात की और उसको जाने दिए। और उसके बाद काशीचक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और वो 8-10 लड़के घुसे हैं मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे, 4 साल का बच्चा है मेरा, उसके साथ मारपीट किए हैं। कंप्लेन किए हैं नवादा में, टीटी को बोले हैं कोई नहीं सुरक्षा के लिए आया है। हम बोले हैं कि आगे चल के मारपीट करेगा मेरे साथ, नहीं आया है कोई, आरपीएफ भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है अभी तक। अब जाकर के आया है और मेरे साथ मारा है, मेरी पत्नी को भी मारा है, मेरे बच्चा को भी मारा है। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री के बाद राज्य सरकार के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। अब भरत के पास मौजूद रिवॉल्वर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को बिलौटी गांव पहुंचे बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने रिवॉल्वर की प्रकृति और उससे फायरिंग को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना बाकी है कि भरत के पास मौजूद रिवॉल्वर असली था या डमी, या उससे वास्तव में फायरिंग हुई थी या नहीं। उन्होंने सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने दोहराया कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर ओवर एक्ट करके आरोप लग रहा है। अशोक चौधरी ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा और दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। संतावना देने आए थे और हम बार बार पहले भी कहे हैं कि ये जो है पुलिस का ओवर एक्ट, या तो इसमें कोई न कोई पदाधिकारी होगा पुलिस का जो खुंदक में होगा इससे, और उसने इस मौके को पा करके अब ये कहते हैं क्योंकि इसके रिवॉल्वर से फायरिंग तो हुई नहीं, तो अब ये ओरिजिनल रिवॉल्वर था कि डमी था ये भी नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी है, कुछ कहते हैं चाइना का है, कुछ कहते हैं उनके यहाँ तहखाना है, कुछ कहते हैं आतंकवादी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रिवॉल्वर से जब फायरिंग ही नहीं हुई तो ये डमी था कि ओरिजिनल रिवॉल्वर था। पुलिस का ओवर एक्ट कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी को ईर्ष्या होगी इससे, किसी को इससे द्वेष होगा, कोई पदाधिकारी होगा जो इस पूरी घटनाक्रम को इंस्टिगेट किया है। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उस तरह की घटना में इनकाउंटर का मतलब नहीं बनता है।
खबर सहरसा से, जहां नगर निगम एक बार फिर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चाओं में। दरअसल निगम में कई सामग्रियों की खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लग रहा है, जिसकी जांच के लिए नगर विकास एवं आवास विभागीय की 4 सदस्यीय टीम ने 3 दिनों तक दस्तावेजों की जांच की। जांच पूरी होने के बाद टीम पटना लौट आई और जल्द ही अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व विधायक आलोक रंजन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरा विश्वास है कि टीम जो जांच की है उसमें जो भी अनियमितता पाया जाएगा, जिसके द्वारा यह अनियमितता किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल तक जो शख्स दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीतियां बनाता था, जो खुद को बिहार की राजनीति का नया मसीहा बताकर चुनावी मैदान से दूर रहने के दावे करता था, वो खुद आज उसी चुनाव दलदल में उतर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनसुराज वाले प्रशांत किशोर की, जो 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। कल तक बनाते थे रणनीति, अब खुद करेंगे राजनीति। दावा था नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब उम्मीदवार बनकर बदला भाव। रणनीतिकार की बदल गई नीति, क्या हार ने सिखा दी नई राजनीति? राजनीति वो शब्द या वो व्यवस्था जो अच्छे अच्छे वादे और दावों को अवसर में बदल देती है। आज वही वादे और दावे के बदलने की तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आई है। प्रशांत किशोर जो कहते थे कि सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी है, वो दावा करते थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ राजनीति बदलेंगे। अब वही प्रशांत किशोर खुद राजनीति के चंगुल में फंस चुके हैं। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार बन चुके हैं और इसी के साथ बिहार की सियासत में वो भूचाल आ गया है जिसने बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। बांकीपुर यानी बीजेपी का वो अभेद किला जहां भगवा लहराता रहा है, लेकिन पीके की एंट्री ने इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। नितिन नवीन यहां से 5 बार विधायक रहे, वहीं उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा 4 बार एमएलए, यानी कुल मिलाकर लगभग 40 साल से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। अब अगर प्रशांत किशोर मैदान पर उतर चुके हैं तो ये तो तय है कि बीजेपी का किला भेदना पीके के लिए आसान नहीं होगा। पर फिर वही ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर कल तक कांग्रेस और आरजेडी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज वही कांग्रेस उनके समर्थन का ऐलान कर चुका है। कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस के हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए, और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने खुलकर तो हाँ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी को हराने के नाम पर पीके के साथ पर्दे के पीछे हाथ मिलाने का सिग्नल दे चुका है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी को रोकने की विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश करेंगी। गठबंधन या उम्मीदवार के संबंध में कोई भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर भी उसी राजनीति का हिस्सा बन गए जिसकी आलोचना करते रहे, जो कहते थे कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब खुद वोट मांग रहे हैं। जो दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते थे, अब अपनी जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह वो सही निर्णय लेंगे और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो।
बांकीपुर का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रही, ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख, उनके पुराने वादों और नई महत्वाकांक्षा की भी परीक्षा बन चुकी है। दूसरों की किस्मत चमकाने वाले प्रशांत किशोर की खुद की किस्मत अब बांकीपुर की जनता तय करेगी। अब देखना होगा कि रणनीतिकार के तौर पर दूसरों को जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर नेता के तौर पर खुद जनता का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि बांकीपुर का ये दंगल अब आर पार का हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह फीका रहा। तेजस्वी यादव ने यूरोप टूर की वजह से 4 दिन पहले ही समारोह का आयोजन कर लिया था। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने लंबा पत्र लिखकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, लेकिन एनडीए के नेता तेजस्वी के विदेश की सैर को लेकर तंज कसने लगे। वहीं कांग्रेस ने सहयोगी पार्टी को शुभकामनाएं दी, तो आरजेडी ने संविधान बचाने की लड़ाई जारी रखने का दावा फिर दोहराया। रिपोर्ट देखिए। 5 जुलाई आरजेडी का स्थापना दिवस। हर साल कार्यक्रम आयोजित होते थे। आरजेडी का पटना ऑफिस गुलजार रहता था, लेकिन इस बार स्थापना दिवस से पहले ही समारोह का आयोजन कर लिया गया। नतीजा रहा कि पार्टी ऑफिस में वीरानी छाई रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस मौके पर बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र जारी जरूर किया, जिसमें पार्टी की स्थापना की वजहों के बारे में जानकारी दी गई। लालू प्रसाद ने लिखा, 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। पार्टी ने पिछले 30 सालों में कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों और जनहित के मुद्दों से कभी कोई समझौता नहीं किया। पार्टी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर सियासत भी गर्माती नजर आई। बीजेपी और जेडीयू ने पोस्ट पर निशाना साधा और पार्टी स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी स्थापना दिवस की बधाई दी, तो आरजेडी की ओर से इस मौके पर संविधान बचाने की लड़ाई को जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। लालू जी, इस पत्र में लिखी हुई बातें तो सबसे पहले आपको अपने नालायक युवराज को बतानी चाहिए। बिहार के नेता विपक्ष, जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक उपलब्धि है कि वो लालू प्रसाद यादव के युवराज हैं, और वही युवराज जिनके पास बिहार की जनता के लिए तो समय नहीं ही है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी समय नहीं है। आपका वह मंतव्य कि आईटी बाईटी क्या होता है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सामने नतमस्तक हो गए। ऐलान किया कि मेरा पुत्र आपको ऑनलाइन संबोधित करेगा, लेकिन पुत्र का लोकेशन आपने नहीं बताया। नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डालकर बात करने वाले श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के उनकी आवाज को बुलंद करने वाले लालू जी, हम उनको इस मौके पर बधाई देते हैं। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है, इस मौके पर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज भी राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। संविधान को, लोकतंत्र को, देश को बचाने के लिए गरीबों, आम जनता की लड़ाई, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ रहा है। ये ऐतिहासिक है। एनडीए का सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता और अपनी पार्टी से अधिक विदेश की सैर की फिक्र है। शायद इसीलिए 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही 4 दिन पहले स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर लिया गया। लालू और तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोश भरा, आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील की। लेकिन अब जब बांकीपुर उपचुनाव की लड़ाई तेज हो रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है, तब तेजस्वी बिहार और राजनीति को कुछ दिन के लिए छोड़कर यूरोप टूर पर चले गए। एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार से शायद तेजस्वी सबक सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भी भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एक अच्छी खबर, बिहार सरकार ने पटना एम्स के विस्तार को मंजूरी दे दी। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना एम्स का निरीक्षण किया। विस्तार के लिए पटना एम्स को 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने 15 दिन में भूमि हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। विस्तार के बाद एम्स में 200 नए आईसीयू बेड और कई सुपर स्पेशलिटी योजनाओं की शुरुआत होगी। साथ ही ट्रामा सेंटर, कैंसर के इलाज और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं और भी मजबूत होंगी। माना जा रहा है कि नए रूप में एम्स के आने के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहार के मरीजों की दिल्ली और मुंबई पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार का कहना है कि एम्स के विस्तार से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी और मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्री जी थे श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम एम्स को एक्स्ट्रा लैंड देंगे फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए। तो हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था, तो वो एरिया को देखने आए थे और एम्स को बहुत ज़रूरत है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हॉस्टल, सबके एक्सपेंशन की, जो कि अभी हमें जगह कम पड़ रही है। और उन्होंने एक और देखा, जो एम्स के साथ में जो तालाब है उसका भी वो देखने आए थे कि उसका कैसे रीडेवलपमेंट हो सकता है। और यहाँ पे 248 बेड का एक पेशेंट का डॉर्मेट्री बन रहा है, जो बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड बना रही है। उसका भी वो निरीक्षण करने आए थे, उसकी प्रोग्रेस कितनी है और वो कहाँ तक बन गया है।